कार्तिक ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने माया का चेहरा था। माया बड़े प्यार से उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हुए उसे सता रही थी, पर कार्तिक थोड़ी देर और आराम से सोना चाहता था। कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाकर माया को ऐसा ना करने का इशारा किया और करवट बदलकर लेट गया ताकि वो सुबह थोड़ी देर और सो सके। लेकिन माया भी कहाँ मानने को तैयार थी। उसने तो जैसे कार्तिक को सुबह सुबह उठाकर उसकी सारी नींद खराब करने की कसम ही खा रखी थी। इस काम में उसकी छोटी सफेद शरारती गिलहरी भी उसकी मदद कर रही थी। वे दोनों मिलकर उसे अक्सर इसी तरह सताते थे। जब भी कार्तिक चैन की नींद सोना चाहता था, तब माया पानी उसके चेहरे पर डालकर उसकी नींद खराब कर देती थी। उसने माया को अपना हाथ झटक कर हटाने की कोशिश की और दूसरी तरफ करवट लेने लगा। तभी उसके चेहरे पर बाल्टी भर पानी एक साथ गिरा और कार्तिक हड़बड़ाकर सामने देखने लगा। सामने कहीं भी माया नहीं थी। ये उसका प्यारा सा घर नहीं था। वो शरारती गिलहरी नहीं थी। कार्तिक जंजीरों से बंधा हुआ एक पथरीली जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके आसपास एक ऊर्जा का पिंजरा बना हुआ था, जिसकी रखवाली पीत लोक के रेत मानव कर रहे थे। ये किसी तरह का मेला चल रहा था। सारे रेत मानव बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी की तरह ऊर्जा के पिंजरे में कैद और भी बहुत से प्राणी वहां पर थे। उसमें से कुछ इंसान जैसे लगते थे और कुछ किसी और ही तरह के कोई और ही प्राणी थे। वे सब एक दूसरे को उसी तरह अचरज से देख रहे थे जिस तरह कार्तिक देख रहा था। ये कौन सा लोक है? कार्तिक ने सोचा। उसने उस लोक की ऊर्जा को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं समझ सका। एक रेत मानव ने अपने हाथों में लिए हुए त्रिशूल से ऊर्जा की एक लहर कार्तिक पर छोड़ी और कार्तिक का शरीर छटपटा गया। कार्तिक को याद आया, उसने अपनी सारी ऊर्जा माया के लिए रक्षा कवच बनाने में लगा दी थी। उसके शरीर में अब यौगिक ऊर्जा ना के बराबर थी। फिलहाल वो एक साधारण इंसान था और उसके पास जो भी शक्ति थी वो सिर्फ उसकी शारीरिक शक्ति थी। उसके पिंजरे को एक लंबी सुरंग में बहुत सारे ठीक वैसे ही पिंजरों की एक कतार में ले जाया गया। उसने कई बार आवाज लगाई और रेत वालों से पूछा, तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन वे सिर्फ हंसते रहे। किसी ने भी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वे लोग अपने कैदियों को जिंदा रखने के लिए खाने के कुछ टुकड़े दे रहे थे। ऐसे ही कुछ टुकड़े उन्होंने कार्तिक के सामने भी फेंके। कार्तिक का शरीर पोषण की कमी से बहुत ही कमजोर हो रहा था। उसने वे टुकड़े उठा लिए। वे सूखे आटे की कुछ रोटी जैसे टुकड़े थे, पर उस समय कार्तिक को अपने शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की सख्त जरूरत थी। वो काफी देर से भूखा था, इसलिए जैसे ही उसने उन टुकड़ों को अपने मुंह में रखा, उसे उस सूखे आटे में भी किसी स्वादिष्ट भोजन से ज्यादा स्वाद आने लगा। अगले 3 दिनों तक सुरंग में वो बहुत से और कैदियों के साथ उस यात्रा में शामिल रहा। खाने के लिए उसे सिर्फ वही टुकड़े मिलते थे और उसकी किसी भी बात का जवाब कोई भी नहीं देता था। वो वहां पर पिंजरे में बंद किसी जानवर की तरह था, जिसकी जिंदगी का और जिसकी भावनाओं का किसी के लिए कोई महत्व नहीं था। उसे कुछ पता नहीं था कि ये सफर कब तक चलेगा और वे उसे कहां ले जा रहे हैं। उसे कुछ पता नहीं था कि उसकी जिंदगी किसके हाथों में है और उसका क्या होने वाला है। अगर कोई ख्याल उसके मन में बार बार आ रहा था तो बस यही था कि माया किस हाल में होगी और क्या महादेवी की कोशिशों से माया अब अच्छे से रह पा रही होगी। उधर माया ने अपने आप को महादेवी के हवाले कर दिया था। बहुत सी लड़कियों से घिरी हुई माया एक चबूतरे के ऊपर खड़ी हुई थी। उसके शरीर पर वे लड़कियां एक पदार्थ मल रही थीं, जिसमें से चंदन के उपटन जैसी खुशबू आ रही थी। वो सुस्त और निढाल थी और किसी अन्य की ऊर्जा की शक्ति से बंधी हुई एकदम स्थिर खड़ी थी।
उसके शरीर पर उबटन और पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं था। लड़कियां उसके शरीर के हिस्से पर ये लेप लगा रही थीं और वो बिना कुछ महसूस किए सिर्फ सामने देखे जा रही थी, जहां महादेवी उसके सामने एक वेदी पर अपने आसन को बिछा रही थी। कुछ ही देर में महादेवी ने उस वेदी में यज्ञ की अग्नि जलाकर वहां पर अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे जैसे उस अग्नि की लपटें तेज होने लगी, वैसे वैसे माया का शरीर अपने आप उसकी तरफ जाने लगा। माया उस यज्ञ की अग्नि से करीबन 10 फुट दूर थी। बाकी सारी लड़कियां और भी दूर जाकर लगभग 15 फीट की दूरी पर गोला बनाकर खड़ी हो गई थी। हर एक मंत्रोच्चार के साथ माया के कदम अपने आप उस यज्ञ की अग्नि की तरफ बढ़ते जाते और जैसे जैसे माया करीब आती जाती, वैसे वैसे महादेवी और भी जोर से मंत्र उच्चार करने लगती। जैसे जैसे उसके मंत्रोच्चार की शक्ति बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे माया एक अनजानी शक्ति से अपने शरीर और मन से उसकी तरफ फैलती जा रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके शरीर से उसके खून की हर बूंद से कोई ऊर्जा खींचकर उस यज्ञ की अग्नि की तरफ बढ़ती जा रही थी। कार्तिक जैसे समय का हिसाब भूल ही गया था। वो भूल गया था कि वो नरसिंह का अवतार कार्तिक है। वो भूल गया था कि उसके पास कौन सी शक्तियां हैं। वो भूल गया था कि किस तरह उसने 3000 साल अमरलोक में बिताए हैं। वो और भी बहुत कुछ भूल गया था। उसे अगर कुछ याद था तो सिर्फ माया के साथ बिताया हुआ अपना जीवन। वहां पर वो एक बहुत ही साधारण इंसान था। यूं कहा जाए कि वो बहुत ही साधारण कैदी था। उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिसके साथ वो कोई बड़ा दावा कर सके। नरसिंह का अवतार होने के बाद भी आज वो सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान था और उसे जल्दी ही हड्डी राजा की अदालत में पेश किया जाना था। महादेवी ने मंत्रों का उच्चारण काफी तेज कर दिया था। माया का शरीर उस अग्नि के लगभग 3 फीट के करीब आ चुका था। महादेवी अपने मंत्रों को पढ़ते हुए माया के करीब आई और उसने उसके सर पर हाथ रखा। जैसे ही माया के सर पर महादेवी के हाथ पड़े, उसमें से कई रंगों की ऊर्जा निकलने लगी। इस ऊर्जा को महादेवी ने अपने हाथों से संभाला और दूसरे हाथ को यज्ञ की अग्नि से जोड़ते हुए उसके शरीर में उस नई ऊर्जा का प्रवेश करा दिया। इसके साथ ही माया के शरीर के रोम रोम में जैसे आग लग गई, लेकिन इस आग में उस तरह की छटपटाहट या जलन नहीं थी जैसी आम आग में होती है। यह आग एक तरह से उसके अंदर के हर हिस्से की सिकाई कर रही थी। उसके खून में एक गर्मी आ रही थी और अब माया को महसूस हो रहा था कि उसके अंदर की सारी ऊष्मीय ऊर्जा इकट्ठे होकर इस रंगीन घेरे में बदलकर उसके शरीर के आसपास घूम रही थी। उसके अंदर का जहर धीरे धीरे निकलता जा रहा था। माया के चेहरे की लाली वापस आती जा रही थी। वो अपने शरीर पर अपना नियंत्रण कर पा रही थी और तभी उसने देखा कि महादेवी उसके मस्तिष्क पर जिस तरह से हाथ रखे थी, जिसके बाद उसकी आंखें तेजी से माया की आंखों में घूरने लग गई थीं। जैसे महादेवी को इसी पल का इंतजार था कि कब माया अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखेगी। जैसे ही माया ने महादेवी की आंखों में देखा, उसे लगा जैसे उसने अपना सुध बुध खो रखा है। अगले ही पल माया के मस्तिष्क पर महादेवी का नियंत्रण था। महादेवी माया के मस्तिष्क के तमाम हिस्सों में इधर से उधर घूमती हुई ये ढूंढ रही थी कि वो कौन सी बातें हैं जो उसे कार्तिक से जोड़ती हैं। कुछ पलों तक महादेवी इस तरह की साधना करती रही। फिर उसने कुछ यादों को पा लिया और उसने उनको अपने मस्तिष्क में प्रवेश कराकर यज्ञ के सामने माया को बैठाकर दूसरी तरफ खुद बैठकर उन यादों की ऊर्जा को यज्ञ की ऊर्जा में डाला। उसके तुरंत बाद यज्ञ की अग्नि में से तेज लपट उठी और उन यादों की तरंगे सारे संसार में ब्रह्मांड के इस कोने से उस कोने तक फैल गई। ये महादेवी की कोशिश थी इन तरंगों के माध्यम से वो ये पता लगा सके कि कार्तिक कहां है। कार्तिक जहां भी था
अगर वो इन यादों को पकड़ पाता है तो उसके दिमाग में भी इसी तरह की तरंगें उठती और एक रेडार की तरह वो पता लगा सकती थी कि कार्तिक उस वक्त कहां पर है। कार्तिक इस वक्त हड्डी राजा की अदालत में था। हड्डी राजा बेतहाशा हंसे जा रहा था। उसके सामने ऐसे कई मुकदमे पेश होते थे और वो रोज उनका हिसाब किताब करता था। कार्तिक को उसके सामने पटक कर रेत मानव अपना अपना त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। हड्डी राजा ने पूछा, तो ये नया नमूना कौन आया है? इसको किसने भेजा है? एक रेत मानव ने जवाब दिया, ये सिर्फ एक लाल कार्ड लेकर आया है। इसके बारे में और कोई भी जानकारी नहीं है। लगता है कि अमरलोक की किसी बहुत बड़ी ताकत ने ही इस मुजरिम को गुप्त रूप से हमारे पास कैद में रखने के लिए भेजा है। हड्डी राजा हंसा। तो एक और कैदी आया है बिना मुकदमे के। चलो तो फिर इसका भी मुकदमा हम खुद बनाएंगे। बोल रे कैदी, अपनी सफाई में क्या कहना है तुझे? मेरी सफाई में मैंने कौन सा गुनाह किया है? अरे वाह, तू तो पहले से ही तैयार है रे। कोई ना, हर कैदी ऐसे ही कहता है। हड्डी राजा, मैंने कुछ नहीं किया। हड्डी राजा, मेरी कोई गलती नहीं है। हड्डी राजा अपनी कैदियों की नकल करके बता रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। कार्तिक को नहीं पता था कि उसका गुनाह क्या है और उसे कैसे खुद को बेकसूर साबित करना है। क्या कार्तिक खुद को बेकसूर साबित कर सकेगा? क्या महादेवी और वागले पता लगा सकेंगे कि कार्तिक कहां है? आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।